तो आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, बंगला नंबर 36। साथ में कुछ नोट्स भी हैं जो हॉरर लिखने की तकनीकों पर बात करते हैं। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहानी लोगों को इतना डराती क्यों है। इसकी शुरुआत होती है नैनीताल के पास एक सुनसान गेस्ट हाउस से, जहां शुभम नाम का एक इंजीनियर पहुंचता है और वहां का केयरटेकर विजेंदर अपने आप में एक किरदार है। बंदर टोपी, गायब दांत, एक आंख में मोतियाबिंद। पहली नजर में ही माहौल में कुछ अजीब सा है ना? बिल्कुल। कहानीकार यहाँ कुछ भी सीधे सीधे नहीं कहता, लेकिन डर की नींव रख देता है। ये क्लासिक गॉथिक हॉरर का तरीका है। हाँ, एक अलग थलग पुरानी जगह और एक अजीब सा गेटकीपर। अलौकिक कुछ होने से पहले ही सुनने वाले के मन में एक बेचैनी पैदा हो जाती है। सही। घर की जली हुई दीवारें और वो शॉर्ट सर्किट की कहानी, ये सब आने वाले खतरे की तरफ इशारा करते हैं। और खतरा तो पहली ही रात को दस्तक दे देता है। पहले बिजली जाती है और फिर ठीक उसके पीछे एक बंद दरवाजे से कोई खटखटाता है। हाँ, कोई खटखटाता है और शुभम दरवाजा खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता। और जैसी वो पलटता है, एक काला साया उसके आर पार हो जाता है। ये वाला हिस्सा मुझे खास तौर पर डरावना लगा, क्योंकि यहाँ समझ नहीं आता कि ये हकीकत है या शुभम का वहम। बिल्कुल। और यहाँ पर कहानी एक तरह से दिमागी खेल शुरू कर देती है ना? हाँ, मनोवैज्ञानिक हॉरर जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। डर बाहर से ज्यादा किरदार के मन के अंदर होता है। क्या वो पागल हो रहा है? क्या उस जगह का असर है? जब तक ये शक बना रहता है, डर और भी गहरा होता है। बिल्कुल। कहानीकार हमें भी किरदार के साथ ही उस शक के घेरे में खड़ा कर देता है। और ये शक तब यकीन में बदलता है जब रात में ऊपर के कमरे से चीजें टूटने की आवाजें आती हैं। शुभम ऊपर जाता है तो देखता है कि कमरे पर बाहर से ताला लगा है, लेकिन आवाजें अंदर से आ रही हैं। और फिर वो ताला अपने आप खुल के नीचे गिर जाता है। हाँ, खुल के नीचे गिर जाता है। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि ताला अपने आप खुल गया तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन बहुत असरदार है। हाँ, क्योंकि अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो एक ठोस हकीकत बन गया है। और जब शुभम अंदर जाता है और उसका सामना एक बच्चे की आत्मा से होता है, तो कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। बिल्कुल। अलमारी से निकलती एक बच्चे की आत्मा, जिसके नाखून बड़े हुए हैं, और वो हमला कर देती है। एक बच्चे को इस तरह देखना ही अपने आप में बहुत खौफनाक है। ये बहुत दिलचस्प है कि डर का चेहरा एक बच्चे का है। हॉरर में ये ट्रोप बहुत असरदार होता है, क्योंकि ये हमारी मासूमियत की धारणा को उलट देता है। हाँ, मतलब जो चीज हमें सुरक्षित लगनी चाहिए वही सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाती है। बिल्कुल। ये हमारे भरोसे की नींव को हिला देता है। फिर कहानी में देव कश्यप की एंट्री होती है, एक फॉरेस्ट रेंजर जिसके पास आत्माओं से बात करने की शक्ति है। और उसी से हमें आत्मा की दुखद कहानी पता चलती है। स्टीफन की कहानी। उसका नाम स्टीफन था, एक बच्चा जिसे 10 साल पहले क्रिसमस पर उसकी ही माँ ने घर में आग लगाकर मार दिया था। वो बेसमेंट में मदद के लिए चिल्लाता रहा था। और यहाँ कहानी डर से हटकर त्रासदी पर चली जाती है। स्टीफन एक राक्षस नहीं, बल्कि एक शिकार है। उसका गुस्सा उसके दर्द और अकेलेपन की वजह से है। ये एक ट्रैजिक मॉन्स्टर का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। अच्छा। कुछ आलोचक मानते हैं कि विलन को एक दुख भरी कहानी दे देने से हॉरर का असर कुछ कम हो जाता है। क्या वाकई हर बुरी ताकत के पीछे एक दुख भरी कहानी होना जरूरी है, या कभी कभी बिना वजह का खौफ ज्यादा डरावना होता है? ये सोचने वाली बात है। कहानी के अंत में देव को शुभम बेसमेंट में बेहोश मिलता है। वहाँ स्टीफन और 2 और लोगों के कंकाल मिलते हैं, जिन्हें दफनाने के बाद स्टीफन की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। एक तरह से कहानी का अंत शांत है। हाँ, शांत है, लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भूत प्रेत सिर्फ डरावनी कहानियां हैं, या वे उन अनकही त्रासदियों की गूंज है जिन्हें कभी सुना नहीं गया? स्टीफन की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली डर मौत में नहीं, बल्कि उस दर्द में है जिसे दुनिया भुला देती है।